28 अप्रैल सन 2021 का दी हिंदू का एडिटोरियल। पहला है राइट प्रायोरिटीज़, यानी हिंदी में कहेंगे सही प्राथमिकताएं। पता है किस बारे में है? ये यूएसए ने जो इंडिया की हेल्प की ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, उसके बारे में है ये। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि पहले एक फ़ोन कॉल हुआ था किसके बीच में, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन के बीच में। तो इन्होंने ऐसा फ़ोन लगाया था। जो बाइडेन जी ने कहा, हेलो मिस्टर मोदी, कैसे हैं आप? मोदी जी ने कहा, अर केम छो मिस्टर ट्रंप, अरे मिस्टर बाइडेन। ट्रंप दद्दा तो चले गए और बाइडेन दद्दा आ गए हैं। तो मोदी दद्दा जी ने उनसे बात की। जो बाइडेन का, मिस्टर मोदी, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा, अर ये तो बड़ा ही सरस छे। देखिए, आप लोग जानते हैं भारत में किस तरह के हालात चल रहे हैं इस समय। देश में काफ़ी गंभीर स्थिति बनी है और पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी है। तो पहले पहले तो यूएसए ने बहुत देर लगाई इसमें हमारी मदद करने में। कुछ दिनों बाद बाइडेन का जो प्रशासन है वो अपने निर्णय से थोड़ा सा पीछे हटा और उसने सोचा मदद की जाए। जहाँ पहले कह रहे थे कि अमेरिकी जो हैं, अमेरिकी नागरिक, वो उनका जो हित है वो सर्वोपरि है, मगर अब उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको बदलें थोड़ा सा और भारतीयों की भी मदद करें। इसके पीछे हाथ है जो यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेसमैन हैं। देखिए, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, धन्ना सेठ, बिजनेस चेम्बर्स कहा गया है यहाँ पर, और जो वहाँ के एकेडमिक्स हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इनकी हेल्प करना चाहिए। इन सब के प्रेशर में उन्होंने अपने अमरीकियों के हित के साथ में भारत के हित का भी सोचा। और ये पिछले हफ्ते के दौरान की घटना है जब अमेरिका के जितने अधिकारी हैं उन्होंने भारत की मदद करने की घोषणा की। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ से आए, उन सब पे लिखा है जय हिंद। तो ये सब अमेरिका ने अपनी जो मदद की उसके बारे में एडिटोरियल है। और उन्होंने पब्लिक कमेंट्स भी किए कि हमें बड़ी चिंता है भारत की। और एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि 3 लाख नए नए केसेस आ रहे हैं रोज़, और इतनी ही मौतें भी हो रही हैं, इतनी ही अनुपात में। तो भारत इसमें क्या चाहता है, वो है दवाइयाँ और ऑक्सीजन से जुड़े हुए उपकरण। देखिए, ऑक्सीजन तो मिल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर में चाहिए हमें, यानी कंटेनर्स में। ठीक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो ऑक्सीजन इकट्ठी करके अलग अलग सिलेंडर से हमें देता है। ऑक्सीजन जनरेट करने वाले भी उपकरण चाहिए। अब देखिए, ये खुशी की बात है कि 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने हमारी मदद की पेशकश की है, उसमें यूएसए भी शामिल है। और कुछ की मदद तो हमारे पास पहुंच भी रही है। इसके साथ ही यूएसए के प्रशासन के साथ में वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी मदद करना शुरू कर दी है। दवाइयाँ हुई, किट्स हो गए। लंबे समय में नई दिल्ली यानी हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि वॉशिंगटन यानी यूएसए की सरकार थोड़ा हमारे लंबे समय में हमारी हेल्प करने के बारे में सोचे। अब ये इतना आसान नहीं है। देखिए, क्यों आसान नहीं है? हम तो अफ़गानिस्तान वगैरह की मदद करते ही हैं। अपनी सारी वैक्सीन अपन ने आस पड़ोसी देश में, भूटान में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान, सब जाने कहाँ कहाँ नहीं बंटवाई। आप लोगों ने अखबार में ये सब पढ़ा होगा। अब हमारे पास ही वैक्सीन कम पड़ गई हैं, 18 से ऊपर वालों को इंजेक्शन लग ही नहीं रहे हैं। तो यूएसए के लिए इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ ऐसे ही उपलब्ध करा दें। हम चाहते हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी हमें दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें ट्रिप्स का भी क्वेश्चन था। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये ट्रिप्स का क्वेश्चन आया था। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करना है तो उसमें इंडिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे जो गरीब देश हैं या उभरते हुए देश हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए तो हमारे लिए कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इसके पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है, बौद्धिक संपदा। आप एक बात समझो, आपने कोई, आपके मान लो पापा की कोई मिठाई की दुकान है,
और आप कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाते हो, तो आप नहीं चाहोगे कि यार इतने साल से हमने कोई चीज़ बनाना सीखी है, तो कोई दूसरा हमारे सामने वाला जो है वो बस उसे एक चुटकी में सीख ले और अपने नाम से बेचे, तो अपनी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा ना। वैसे ही यूएसए में इतना पैसा जो है वहाँ की वैज्ञानिक रिसर्च पर, शोध पर खर्च होता है, और उनकी मेहनत का अगर हम मुआवजा ना दें तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होगा। अब ये भी सही है कि हमारे यहाँ इतनी मौतें हो रही हैं, इस समय उन्हें सोच लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मदद तो कर देंगे, मगर तुम हमसे यार ट्रेडमार्क चाह रहे हो, उसके पेटेंट्स देखिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा, ये 3-4 प्रकार की हो सकती है: कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, और दवाइयों के फार्मूले, उन्हें बनाने की विधि। ये सब चीज़ें हैं जो हमें लंबे समय में हम चाह रहे हैं कि वो हमें दे दें, और ये इतना आसान नहीं है। तो मदद तो कर रहा है, दवाइयाँ भी दे रहा है, और जो लुढ़कता हुआ भारत है, पिछड़ता हुआ भारत है कोविड से लड़ाई में, इसमें हम चाहते हैं दुनिया हमारी मदद करे, और ये दुनिया हमारी मदद कर भी रही है। अब ऐसा है, ये तो बात सही है कि यूएसए ने थोड़ा सा देरी करी, थोड़ा और पहले दे देते। तो यूएसए जो है उसकी भारत से जो मित्रता है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है। देखिए, अपने भारत की जो आर्मी की तैयारी करते हैं या दूसरे लोग भी, उनको मालूम है अपनी कितनी कमान होती है या कमांड्स होती हैं। जैसे वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ है, ठीक है, नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर है, APO 56। इस तरह से यूएसए की मालूम है कितनी कमांड्स हैं? यूएसए में तो हैं ही, उसके अलावा पूरी दुनिया में यूएसए की कमांड्स हैं। और भारत किस कमांड में आता है और यूएसए किस कमांड में आता है, ये आप लोग पता करके आप इंटरनेट पे ढूंढिए, एनसीईआरटी बुक्स में ढूंढिए, या आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि भारत कौन सी कमांड में आता है और पाकिस्तान कौन सी कमांड में आता है। पूरी दुनिया में यूएसए की कमांड्स हैं, कहने का मतलब ये है। साथ ही एक क्वाड ग्रुप है, उसको भी ध्यान में रखता है। अब देखिए, यहाँ 3-4 चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं जो परीक्षा में कभी ना कभी पूछ लेते हैं। क्वाड ग्रुप के सदस्य कौन हैं, क्वाड ग्रुप के कितने सदस्य हैं। देखिए, जैसा नाम है क्वाड, क्वा या क्वाड यानी 4 होते हैं। एक आंसर मैंने बता दिया आपको, इसमें 4 लोग होते हैं। जाहिर बात है इसमें भारत तो होगा ही। दूसरे, इन्होंने एक चीज़ और कही है कि यूएसए जो है वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, यानी इंडियन ओशन हो गया और पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर हो गया। तो इसी में होंगे इसके सारे सदस्य, तो आप ये पता करके बताइएगा। तो यूएसए जो है भारत के साथ एक द्विपक्षीय कुछ पार्टनर बनाना तो चाह रहा है, मगर ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है। और जो नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक है उसमें थोड़ी निराशा का भाव है। ये साउथ ब्लॉक क्या होता है, ये आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए। और कौन कौन से विभाग हैं इसमें, कौन कौन से मंत्रालय हैं। देखिए, दिल्ली में 2 हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यानी उत्तरी खंड और दक्षिणी खंड। ये क्या होते हैं, ये आप लोग मुझे पता करके बताइए। मज़ा आएगा आपको भी जानकर कौन से विभाग होते हैं, कौन बैठता है वहाँ पर। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, दिल्ली में ही है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिनिश करते हैं पहले एडिटोरियल को या संपादकीय लेख को। देखिए, ये मदद करे या ना करे यूएसए हमारी, इससे हमारी जो भागीदारी है, साझेदारी है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लंबे समय की जो हमारे रिश्ते हैं इतने साल के, तो इतनी जल्दी मदद कर दी, यही बड़ी बात है। और ये भी सही है कि उसको उसके देश के नागरिकों की पहले चिंता होनी चाहिए। इतने चुनाव हुए, इतने झगड़े आपको मालूम होंगे कि बाइडेन को जिताने में बहुत झगड़े हुए, ट्रंप ने भी जीतने की कोशिश की। पुलिस से लड़ रही है, ऐसा अपने यहाँ भी होता है। महाराष्ट्र पुलिस लड़ रही है CID से, CBI से, बंगाल की पुलिस लड़ रही है केंद्र सरकार से, तो पुलिस आपस में लड़ रही है। ऐसा यूएसए में भी होता है, और वहाँ पे भी कोरोना से बहुत मौतें हुई हैं, आपको मालूम होना चाहिए। यूएसए, इंडिया, ये सब परेशान रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हमारे देशों को भी तो, हम हमारे देश के नागरिकों को की भी तो मदद करनी चाहिए। तो बजाय इसके कि हम यूएसए को चिढ़ाएं, उसे परेशान करें कि यार इतनी देर क्यों कर दी, तो हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए अपने वैक्सीनेशन के ऊपर, ना कि
चुनाव के ऊपर एक और मज़ेदार किस्सा है कि चुनाव आयोग के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा चला दिया जाए, इतने लोगों की हत्या के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग चाहता तो चुनाव टाल सकता था, उससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा था। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी, ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि चुनाव करवाने ही ज़रूरी थे। चलिए वो एक दूसरा मुद्दा है, उस पर बाद में बात की जाएगी। तो हम अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे पहले ध्यान दें, लोगों को बचाएं। जितने मौजूदा संसाधन हैं, आर्मी की मदद ले सकते हैं। अब आर्मी को कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर वो सिर्फ जो है इस बार आइसोलेशन सेंटर और वार्ड्स उन्होंने बना के बैठ गए हैं, उनकी मदद ली जा सकती है। क्योंकि यूएसए की आर्मी हेल्प कर रही है, तो इंडिया की आर्मी क्या कर रही है? तो दूसरे देश हैं वो भी हमें मदद कर रहे हैं, इन सब पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये पहला एडिटोरियल हो गया, इसमें यही लिखा है, मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। चलिए अब दूसरे एडिटोरियल की बात करते हैं। ट्रू नेम, सच्चा नाम। ये टर्की और आर्मीनिया के बीच की लड़ाई के बारे में है। इस एडिटोरियल में, इस संपादकीय लेख में कहा गया है कि जो तुर्की है, टर्की, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हमने आर्मीनियंस को कुछ भी नहीं किया है। आर्मीनिया एक देश है और आर्मीनिया की राजधानी क्या है वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आर्मीनिया की राजधानी कौन सी है। और टर्की की तो अंकारा है, ये तो सबको मालूम होगा, मैं इतना उम्मीद करता हूँ। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, इसके पीछे की घटना बता देता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में कहा है कि उस्मानी तुर्क, टर्की में पहले उस्मानी सुल्तानों का राज था। सन 1915 और 16 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ आर्मीनियंस की या कई आर्मीनियंस की हत्या की गई थी तुर्कियों द्वारा, तुर्क के उस्मानी तुर्कों द्वारा। और इसे कहा है कि यह एक सामूहिक नरसंहार था जिसमें पूरी की पूरी एक नस्ल को ख़त्म करने की बात की गई थी। अभी इससे जो तुर्की है वो गुस्सा हो गया। तुर्की जो है एक नेटो का दोस्त है। देखिए आपको बता दूं नेटो क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पूरे यूरोप में और उसके आसपास एशिया, अफ्रीका में अपने बेस बनाए थे। अभी हमने बात की कि यूएसए की कमांड्स पूरी दुनिया में हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया का बाप समझता है और कुछ हद तक है भी यार, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, पूरे दुनिया में अपने एयरफोर्स बेस, नेवल बेस, आर्मी बेस बना के रखे थे। और एक नॉर्थ अटलांटिक, देखिए अटलांटिक जो महासागर है उसके दो हिस्से हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप के बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो नॉर्थ अटलांटिक ये जो है इसका एसोसिएशन था NATO, नेटो। नेटो का सदस्य है तुर्की। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कई देशों के साथ कहा कि ना तो हम यूएसए की तरफ हैं, ना हम रशिया की तरफ हैं। दुनिया जो है बच्चों, दोस्तों, आपको मालूम होगा दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। एक था पूंजीवादी राज्य, पूंजीवादी राष्ट्र जिसमें अमेरिका था और उसमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस था। और एक समाजवादी राज्य थे यानी राष्ट्र थे या सरकारें थी जिसमें रशिया था, चाइना भी उधर आ गया। ये सब जो है तेल के कुएं और इन सब को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। चलिए तो बात की बात हो गई, हम प्रथम विश्व युद्ध के समय चलते हैं। अब नेटो जो है अमेरिका का है और तुर्की जो है उसका एक सदस्य है। देखिए ये कहा गया था कि पहले भी काफ़ी समय से अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के सदस्य यह रेजोल्यूशन पास कर चुके थे कि ये जो नस्ल, पूरी समूची नस्ल का नरसंहार हुआ था, इसको इसके नाम से ही पुकारा जाए, इसकी लीपापोती ना की जाए। पर हमारे जो ट्रम्प साहब थे वो उनके जो पूर्ववर्ती शासक थे या राष्ट्रपति थे, उन्हीं की तरह उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते थे। सोचते थे जाने तो इस पर कुछ मत करो, तुर्की जो हमारा दोस्त है और वो उसका विरोध करेगा। अब इस बार अंकारा में तुर्की की जो सरकार है
उसने बहुत खुलकर विरोध किया है कि मिस्टर बाइडेन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और इन्होंने एक पुराना घाव खोल दिया है। अब घाव किसको मिले इसकी भी बात करते हैं। तुर्की को मिले कि आर्मीनिया को मिले। देखिए, ये कहा गया है कि करीब 1.5 मिलियन आर्मीनियंस को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस्मानी तुर्कों द्वारा मार डाला गया था। और इसके पीछे कारण भी बताया गया है। जो उस्मानी साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर, उसकी रशिया के साथ एक युद्ध में, एक लड़ाई में, कॉकेसस माउंटेन्स होते हैं वहाँ कहा गया था, और कॉकेसस माउंटेन्स में सन 1915 में हार हो गई थी। तो तुर्क जो हैं वो मानते हैं कि आर्मीनियंस इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं। देखिए, तुर्की हो चाहे आर्मीनिया हो, यहाँ दोनों जगह इस्लामी बहुल राष्ट्र हैं, मगर दोनों के बीच में आपसी फसाद चल रहा था। तुर्क मानते हैं कि आर्मीनियंस की वजह से जो है हम हार गए थे, और ये जो है हमारे साम्राज्य में ही रहते हैं, लेकिन इनके कारण हम रूसियों से हार गए थे। थोड़ा बात करते हैं कि दोनों में और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये आर्मीनियंस कौन थे। देखिए, आजकल आप फिल्में देखते हैं, उसमें गाने देखते हैं, उसमें कई बार विदेशी डांसर्स को बता दिया जाता है। हीरो और हीरोइन यानी मुख्य कलाकार तो भारतीय रहते हैं, मगर उनके साथ में एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो विदेशों के रहते हैं, मगर वो पैसा कमाने के लिए हिंदी फिल्मों में डांस वगैरह करते हैं। विदेशों में जाकर भी कहीं शूटिंग करना हो तो वो आपको बैकग्राउंड में दिख जाएंगे, डांस करते रहते हैं। सर्कस में मिल जाएंगे। सर्कस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, लेकिन उसमें रूसी और विदेशी कलाकार, यूक्रेन के कलाकार उसमें अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं, किसी तरह अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो जो आर्मीनियंस हैं ये हमारे भारत से कब से जुड़े हुए हैं ये जान लें। आप सब लोग जानते होंगे कि तुर्की जो है वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उसका कुछ योगदान भी था। गांधी जी ने जितने इस्लामी धड़ थे हमारे भारत में, उनकी मदद ली थी। खिलाफत आंदोलन में उनके साथ दिया था। और तुर्की में जो है एक खलीफा होता था, बाद में उसका पद समाप्त हो गया। तो फिर इस्लाम को मानने वाले थोड़े से अलग हो गए थे हमसे, नहीं तो हम सब एक ही नाव के सवार थे। जितने मुग़ल सम्राट रहते थे उनके समय एंटरटेनमेंट के लिए विदेशी कलाकारों को बुलाया जाता था। यहाँ तक कि उनके हरम में विदेशी रक्कासाएँ रहती थी। और इसके बारे में आप लोग पता कीजिएगा। उनके यहाँ डांसर्स रहते थे जो आर्मीनियन मतलब तुर्की, आर्मीनिया, उनके लिए विदेश रहता था, तो उनको रखा जाता था। अब भाई ठीक है, बादशाह इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है तो उसके मनोरंजन के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ विदेशी नस्ल का, कुछ एग्जॉटिक जिसको कहते हैं, इम्पोर्टेड, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा है, तुर्कियों को ब्लेम किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो आर्मीनियंस की महिलाओं, बच्चों, सोल्जरों, इन सबको इन्होंने मारा था। वहाँ के लेखक जो थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग, उन सबको भगाया गया उनको उनके घर से और उनको मारा गया। एनाटोलिया में रहते थे। आप भूगोल की किताबें देखिए, एटलस देखिए, उसमें एनाटोलिया मिल जाएगा आपको। एनाटोलिया पर्वत है जो आज की तारीख में जो तुर्की है, एनाटोलिया कहा जाता था। उनको खदेड़ खदेड़ कर सीरिया के रेगिस्तान तक भगा दिया गया था, मारा भी गया था। जैसा भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोगों का माइग्रेशन हुआ था, बड़ी तादाद में यहाँ से वहाँ लोग गए थे, तो वैसे ही कुछ उनके सीरिया तक आर्मीनियंस और तुर्कों के बीच में भी हुआ था। कई लोग वहाँ के जो कैंप वगैरह थे उसमें मर गए थे। कंसंट्रेशन कैंप्स आपने पढ़ा होगा, विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे, उनमें बड़ी यातनाएं दी जाती थी और अमानवीय स्थितियाँ रहती थी। तो कहा गया है कि ये जो तुर्क हैं इनके कारण हुआ ऐसा। लेकिन तुर्कों ने, यानी टर्की ने, वर्तमान टर्की देश ने इसे अपनी इंसल्ट माना है कि तो हमारी तौहीन हो गई है। मिस्टर बाइडेन ने तो आग में घी का डालने का काम कर दिया है। इनके संबंध यूएसए और टर्की के पहले से ही बिगड़ रहे थे, तो बाइडेन जी ने अपने वक्तव्य के कारण उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है। 2016 की एक घटना है कि एक फैतुल्लाह गुलेन नाम का एक इस्लामिक जो है टीचर, धर्म प्रचारक है,
वो तुर्की का था, लेकिन वो अब यूएसए में रहने लगा था। उसने जो है तुर्की की सरकार गिराने की कोशिश की थी, सत्ता पलट की कोशिश की थी। तुर्की ने चाहा कि अमेरिका वो हमें प्रत्यावर्तित करते, हमें उस आदमी को सौंप दे, उस देशद्रोही को हमको सौंप दे। पर वॉशिंगटन में बैठे राजनयिकों ने कुछ इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ठीक है, हमारे यहाँ शरण के लिए आया है, शरणागत है हमारा, तो हम उसे क्यों दें किसी को, और अपना क्या फ़ायदा है इसमें। मज़े की बात ये भी रहती है, ख़ासकर कि यूएसए कहा जाता है ऐसा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कभी, कि यूएसए ने ही ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन जैसे खूंखार आतंकवादियों को पैदा किया था, ऐसा कहा जाता है। आप पुराने फ़ोटोग्राफ्स देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये सब अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर डिनर कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं, जिससे भी तेल का सौदा हो जाता था, कुओं का सौदा हो जाता था, और अमेरिका को अपने पूंजीवादी लाभ का कुछ अंश दिखता था, वहाँ वो दोस्ती कर लेता था, वहाँ आम जनता की चिंता नहीं करता था। बाद में जब उनसे कुछ झगड़ा हो जाता तो उसे आम लोगों की फिक्र हो जाती, और वहाँ अपनी आर्मी भेजता था और अपने पसंद का वहाँ पर लीडर जो रहता था उसको बिठा दिया जाता था। ये काफ़ी समय से चल रहा है। चलिए काम की बात पर आते हैं। तुर्की ने भी जले पर नमक छिड़का। अमेरिका का दुश्मन जैसा एक देश है, आपको मालूम होना चाहिए, रूस। ठीक है, आज की तारीख में हमें रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन मिल रही है, अमेरिका से ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो तुर्की ने क्या किया कि उससे S-400 मिसाइल खरीदी रशिया से। देखिए, मुख्य परीक्षा में या कहीं पे भी पूछा जा सकता है S-400 क्या है और S-400 किस देश की है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मालूम होना चाहिए रशिया की है। ठीक है, और साथ ही एक चीज़ और थी, F-35 फाइटर जेट की भी बात की गई है यहाँ पे। F-35 फाइटर जेट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये यूएसए का है। फैल्कन 13, फैल्कन 35, F-35 फाइटर जेट है, तो यह टर्की जो है अमेरिका से ख़रीद रहा था। तो वो मामला भी जो है खटाई में पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि दोनों दुश्मनों देश से हम हथियार थोड़ी खरीद सकते हैं कि एक इस देश से ख़रीदा एक उससे। ज़रा सोचिए, कोई देश है चाइना, वो एक तरफ पाकिस्तान से कुछ ख़रीदे, एक तरफ हमसे कुछ ख़रीदे, तो ये सही नहीं ना। तो वैसा ही टर्की ने कुछ किया, तो वो एक तो नाराज़ हो गया उससे। कौन? यूएसए नाराज़ हो गया उससे। अच्छा, टर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप टैय्यप एर्दोगन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपन नए सिरे से नई बात शुरू करते हैं, पुरानी बात हो गई है। मगर मिस्टर बाइडेन ने कहा नहीं यार, वो तुमने आर्मीनियंस को मारा था तो वो तो गलत था, ऐसी बात की। तो ये सब जो वक्तव्य रहते हैं, इनकी वजह से पूरे देशों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, और विकास जैसी चीज़ जो है वो कोसों दूर चली जाती है। चलिए, ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। इसमें अंत में ये कहा गया है कि ये दोनों देश अपने वक्तव्यों के कारण लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी जो होती है, विदेश नीति, उसमें ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। आप लोग कभी IAFS बनेंगे, फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, और किसी मंत्री नेता को आप इस तरह उकसा दें कि ऐसा वक्तव्य कह दे वो, तो ऐसे करने से संबंधों में बहुत बुरी दरार पड़ती है, और जो पुरानी दरारें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। इससे कुछ अच्छा तो होता नहीं है। दूसरे, इसमें ये करना चाहिए टर्की को कि ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं हमने नहीं मारा आर्मीनियंस को। उनको कहना चाहिए देखिए, जो हुआ वो एक पुरानी सरकार थी, और जो वर्तमान में रिपब्लिक है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये कह सकते हैं। जो हमारा पास्ट था उससे हमारा जो फ्यूचर है और प्रेजेंट है, हमारे भूत से, हमारे अतीत से हमारा भविष्य जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात कही गई है इस एडिटोरियल में।